हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वह है कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस को हिंदी में विषय वस्तु विश्लेषण कहा जाता है। यह आपके टीचर एजुकेशन करिकुलम के जो कोर्सेज हैं उनमें आने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक तो है। साथ ही साथ जब आप इंटर्नशिप करते हैं तो इंटर्नशिप के दौरान आपको लेसन प्लान जब बनाने होते हैं तो भी उसमें कंटेंट एनालिसिस बहुत काम आता है, क्योंकि कंटेंट एनालिसिस करने के बाद आप जब लेसन प्लान बनाते हैं तो वो उसकी सही रूपरेखा के आधार पर विषय वस्तु और विभिन्न घटकों को समावेश करते हुए आप अपने पाठ्य योजना को तैयार करते हैं। तो कंटेंट एनालिसिस इसी के साथ साथ जो अलग अलग तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनमें भी पूछा जाता है। तो आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं, विषय वस्तु विश्लेषण पर। सबसे पहले इस पर बात करें तो इसके नाम से जैसा पता चलता है वास्तव में ये है क्या, किसे कहते हैं कंटेंट एनालिसिस। तो कंटेंट एनालिसिस जो है नाम से ही पता चल रहा है, दो शब्दों से मिलकर बना है। कंटेंट यानी विषय वस्तु और एनालिसिस यानी विश्लेषण। यानी किसी भी पाठ्य के अंदर या किसी भी टेक्स्ट के अंदर जो विषय वस्तु दी गई है उस विषय वस्तु के अंदर आप किसी तथ्य विशेष का या किसी घटना विशेष का या किसी शब्द विशेष का या किसी पद विशेष का आप अध्ययन करना चाहते हैं, विश्लेषण करना चाहते हैं, तब वो जो विधि काम में ली जाती है वो विषय वस्तु विश्लेषण या कंटेंट एनालिसिस कहलाती है। अब बात करते हैं कंटेंट एनालिसिस क्या होता है, कैसे किया जाता है। तो कंटेंट एनालिसिस इज अ मेथड दैट enables the researcher to include large amount of textual information and systematically identify its properties। यानी विषय वस्तु विश्लेषण एक वह विधि है जो शोधकर्ता को या अनुसंधानकर्ता को यह बताती है कि बहुत बड़े टेक्स्ट के अंदर किसी भी टेक्स्ट के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन आप चाह रहे हो वो सिस्टमैटिकली आप उसको पहचान पाते हो, उसकी प्रॉपर्टीज को पहचान पाते हो। तो उसके लिए जो विधि काम में ली जाती है इस टेक्स्ट में से इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए या उसको सिस्टमैटिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो मेथड काम में ली जाती है वो कंटेंट एनालिसिस या विषय वस्तु विश्लेषण कहलाती है। कैसे होती है विषय वस्तु विश्लेषण की प्रक्रिया वो भी हम देखेंगे। पहले इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। Content analysis is a research tool used to determine the presence of certain words or concept within text or set of text। Content analysis एक तरीके से एक रिसर्च टूल है जो ये बताता है कि आपका जो टेक्स्ट है या जो टेक्स्ट का एक ग्रुप है, समूह है, समुच्चय है, उस टेक्स्ट के अंदर या उस पाठ्य के अंदर कोई विशेष वर्ड, शब्द या कोई अवधारणा या संप्रत्यय किस प्रकार आ रहा है, उसकी उपस्थिति किस सीमा तक है, जिसको आप पढ़ना चाह रहे हो वास्तव में वो उस टेक्स्ट से रिलेटेड है भी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी टर्म को पढ़ना चाह रही हूँ, जैसे मैंने डाइजेशन के बारे में जानना चाह रही हूँ और मेरे पास पूरा चैप्टर है, तो मैं ये देखना चाहूंगी कि वास्तव में इसमें डाइजेशन से रिलेटेड कोई चीज आ रही है या नहीं। तो मुझे वो पर्टिकुलर टर्म जो है डाइजेशन या उसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं या उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अगर वो उस चैप्टर के अंदर आ रहे हैं तो वो मुझे कंटेंट एनालिसिस के थ्रू पता चलेगा जब मैं उन सर्टेन वर्ड्स को या सर्टेन कॉन्सेप्ट को उस दिए गए टेक्स्ट के अंदर ढूंढूंगी। तो प्रेजेंस ऑफ सर्टेन वर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स विद इन अ टेक्स्ट और सेट ऑफ टेक्स्ट, ये जो है ये कंटेंट एनालिसिस के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है। टेक्स्ट कैन बी ब्रॉडली एज बुक्स। जो हम जो टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, जो पाठ्य है, जो लिखा हुआ है, वो किस किस में हो सकता है, यानी कंटेंट, दूसरे शब्दों में बोले तो कंटेंट एनालिसिस किस किस का किया जा सकता है। बुक्स का, बुक्स के चैप्टर्स का, एसेस का, इंटरव्यूज का, डिस्कशंस अगर कहीं दिए हुए हैं तो उनका, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस का भी आप कंटेंट एनालिसिस कर सकते हो, आर्टिकल्स का, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स का कंटेंट एनालिसिस किया जा सकता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू दी गई स्पीच का कंटेंट एनालिसिस किया जा सकता है, कन्वर्सेशंस का, उनके बीच की वार्तालाप का किया जा सकता है, एडवर्टाइजिंग का किया जा सकता है, थिएटर, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन और रियली एनी अक्यूरेंस ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज। इन सभी चीजों का कंटेंट एनालिसिस किया जा सकता है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जब हम अपने टीचर एजुकेशन के कोर्स में देखते हैं या रिसर्च के एस्पेक्ट पे देखते हैं तो बेसिकली हम बुक्स का, बुक्स के चैप्टर्स का या इंटरव्यूज का, डिस्कशंस का, इनका ज्यादा किया जाता है कंटेंट एनालिसिस, ताकि पता चले कि जिस चीज पर हम रिसर्च कर रहे हैं या जिस टॉपिक पर या जिस टर्म पर हम काम कर रहे हैं वो वास्तव में उस टेक्स्ट से रिलेटेड है या नहीं, उसकी प्रेजेंस कितनी है, इस सब का पता लगाने के लिए कंटेंट एनालिसिस किया जाता है। अब आगे बात करते हैं
कि वास्तव में कंटेंट एनालिसिस में होता क्या क्या है, किस तरीके से होता है, वो आगे पढ़ेंगे। टेक्स्ट इन अ सिंगल स्टडी ऑल्सो में रिप्रेजेंट अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अक्यूरेंसेस। कोई जरूरी नहीं है कि हमें कंटेंट एनालिसिस के बहुत सारे आपको सोर्सेस चाहिए। एक सिंगल स्टडी के अंदर भी आप डिफरेंट टाइप के जो कंटेंट एनालिसिस के अक्यूरेंस है उनको आप देख सकते हो। इन विच स्टूडेंट एंड टीचर इंटरव्यू, राइटिंग ऑफ जर्नल, क्लासरूम डिस्कशन हो सकते हैं, लेक्चर्स हो सकते हैं, आउट ऑफ क्लास इंटरेक्शंस हो सकता है। ये सब इन सबको भी एनालाइज किया जा सकता है कंटेंट एनालिसिस के थ्रू। टू कंडक्ट अ कंटेंट एनालिसिस ऑन एनी सच टेक्स्ट, दैट टेक्स्ट इज कोडेड और ब्रोकन डाउन इनटू मैनेजेबल कैटेगरीज ऑफ वैरायटी ऑफ लेवल्स। जब हम किसी टेक्स्ट का कंटेंट एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले उसको कोड किया जाता है। कोड करने का मतलब होता है उसको छोटे छोटे कैटेगरीज में या टुकड़ों में तोड़ा जाता है, अलग अलग लेवल्स पर तोड़ा जाता है। जैसे सबसे लो लेवल पर बात करें तो सबसे पहले हम वर्ड्स को देखते हैं कि कोई सर्टेन वर्ड उस टेक्स्ट के अंदर है या नहीं, फिर वर्ड सेंस है या नहीं, सेंटेंस में आ रहा है नहीं, रिलेटेड उससे रिलेटेड फ्रेजेस हैं या नहीं, सेंटेंस में है या नहीं, थीम के बारे में भी हम बात करते हैं। एंड एग्जामिन्ड यूजिंग वन ऑफ कंटेंट एनालिसिस बेसिक मेथड्स। ये कुछ चीजें हैं जिनको हम कंटेंट एनालिसिस के काम में लेते हैं। या तो वर्ड का कर सकते हैं या वर्ड सेंस का कर सकते हैं, फ्रेजेस का भी कंटेंट एनालिसिस किया जा सकता है, वर्ड सेंटेंसेस के थ्रू भी किया जा सकता है, किसी पर्टिकुलर थीम को ध्यान में रखते हुए भी कंटेंट एनालिसिस किया जा सकता है। तो ये सब तरीके हैं कंटेंट एनालिसिस को करने के। अब हम इसी को आगे देखते हैं कि वास्तव में कंटेंट एनालिसिस होता कितने तरीके का है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंटेंट एनालिसिस, वन कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस एंड सेकंड इज रिलेशनल एनालिसिस। जहां हमें नाम से पता चल रहा है कि कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस मतलब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एनालिसिस। किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर कोई पर्टिकुलर टर्म या कोई पर्टिकुलर वर्ड अगर उसकी स्टडी हम कर रहे हैं तो वो कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस आ रहा है। किसी कॉन्सेप्ट की स्टडी अगर हम कर रहे हैं तो वो कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस कहलाता है। जबकि अगर टर्म्स के बीच में रिलेशन क्या है, क्या वो एक दूसरे से संबंधित हैं या नहीं, या फिर एक दूसरे पर इफेक्ट डाल रहे हैं या नहीं, इस सब के बारे में अगर हम एनालिसिस या विश्लेषण कर रहे हैं तो ऐसा रिलेशनल या सह संबंध वाला जो विश्लेषण है वो कहलाता है। अब इन्हीं को देखते हैं। कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस क्या है? कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस कैन बी थ्रू एज अ एस्टेब्लिशिंग द एग्जिस्टिंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्सेप्ट। फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्सेप्ट यानी कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी टर्म जो है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है उसकी हम स्टडीज में करते हैं। मोस्ट ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड्स और फ्रेजेस इन द टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट के अंदर या किसी भी सेंटेंस के अंदर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्सेप्ट है वो कितना है, या वर्ड जो है उनका रिपीटेशन कितना हो रहा है, वो जो देखा जाता है वो कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस के अंदर आता है। एग्जाम्पल, से यू हैव एन आइडिया दैट योर फेवरेट पोएट ऑफन राइट्स अबाउट हंगर। आपको एक आइडिया है कि आपके जो फेवरेट पोएट हैं वो अक्सर हंगर के बारे में लिखते हैं, भूख के बारे में बात करते हैं। विथ कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस, जब आप कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस करोगे, यू कैन डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम्स वर्ड्स सच एज हंगर, हंग्री, फेमिश्ड और स्टार्विंग अपीयर इन द वॉल्यूम ऑफ पोएम्स। जब आप कंटेंट एनालिसिस करोगे पर्टिकुलर पोएट का, उनकी पोएम्स का, तो आप देखोगे कि मैंने जो टर्म लिया है कि वो ज्यादातर अपनी जो पोएम्स है उनमें हंगर वर्ड का यूज करते हैं। तो जब आप उनकी पोएम्स का कंटेंट एनालिसिस करेंगे तब आप ये देखेंगे कि उन्होंने अपनी पोएम के अंदर कितनी बार ऐसे शब्दों को यूज किया है जिनमें हंगर या हंग्री या फेमिश्ड या स्टार्विंग ऐसे शब्द आ रहे हैं उनकी पोएम्स के अंदर। तो ये इनकी फ्रीक्वेंसी अगर आप देखोगे कि ज्यादातर पोएम्स वो ऐसे शब्द यूज करते हैं, तब हम डिटरमाइन कर सकते हैं, हम इस कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं कि वो पर्टिकुलर पोएट अपनी पोएम्स के अंदर इन शब्दों को ज्यादा यूज में लेकर आते हैं। रिसर्चर क्वांटिफाइज द वर्ड्स ओनली एंड डज नॉट एग्जामिन हाउ दे आर रिलेटेड। इसमें केवल गिनती गिनी जाती है कि हाँ ये वास्तव में आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ये वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनका क्या रिलेशन है, किस एस्पेक्ट में वो एक दूसरे के साथ में रिपीट हो रहे हैं, इसकी स्टडी नहीं की जाती। इनके रिलेशन की स्टडी रिलेशनल एनालिसिस में की जाती है, विच इज अ फंक्शन ऑफ रिलेशनल एनालिसिस। ये जो स्टडी की जाती है कि इनमें क्या रिलेशन है वो रिलेशनल एनालिसिस के अंदर की जाती है। अब दूसरा जो इसका टाइप है वो है रिलेशनल एनालिसिस। तो रिलेशनल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो रिलेशनल एनालिसिस गोज वन स्टेप फर्दर बाय एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप अमंग कॉन्सेप्ट्स इन अ टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट के अंदर जो कॉन्सेप्ट आपने फ्रीक्वेंसी देखी वो तो आपने कॉन्सेप्चुअल में देख ली, लेकिन वास्तव में उन कॉन्सेप्ट्स के अंदर आपस में रिलेशन क्या है, वो एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है,
इन सब के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाह रहे हैं या आप इनका विश्लेषण करना चाह रहे हैं तो इस तरीके का जो विश्लेषण होता है वह रिलेशनल एनालिसिस कहलाता है और इसे सीमेंटिक एनालिसिस भी कहा जाता है। रिटर्निंग टू द हंगर एग्जाम्पल, वापस उसी एग्जाम्पल की तरफ लौटते हैं जो पोएट वाला हमने एग्जाम्पल अभी देखा था हंगर का। विथ रिलेशनल एनालिसिस यू कुड आइडेंटिफाई व्हाट अदर वर्ड्स और फ्रेजेस हंगर और फेमिस्ट अपीयर नेक्स्ट टू। अब अगर आप रिलेशनल एनालिसिस के एस्पेक्ट को देखोगे, जब आपने कॉन्सेप्चुअल में देखा तब तो आपने काउंटिंग कर ली कि हाँ बार बार रिपीट हो रहा है ये वर्ड, इससे रिलेटेड ये वर्ड हैं जो रिपीट हो रहे हैं। लेकिन जब आप रिलेशनल एनालिसिस को देखोगे तब आप देखोगे कि ये जो वर्ड्स हैं या ये जो फ्रेजेस हैं ये कितने मतलब एक दूसरे से कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, किस एस्पेक्ट में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तब आप उनका मतलब निकालोगे कि वास्तव में वो क्या कहना चाह रहे हैं, तब आप पर्टिकुलर कंक्लूजन तक पहुंच पाओगे जो आप बात कहना चाह रहे हो। वो आगे हम देखेंगे कि कैसे होती है ये प्रोसेस। जनरली जब हम बात करते हैं कि कंटेंट एनालिसिस आपको जब दिया जाता है करने के लिए कि भाई आपको एक चैप्टर का कंटेंट एनालिसिस करना है या किसी पर्टिकुलर बुक का कंटेंट एनालिसिस करना है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी उसको अभी आपको, तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है। वो फॉर्मेट क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट होता है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि आपको कौन से कंटेंट का एनालिसिस करना है, कौन सी विषय वस्तु है, क्या टेक्स्ट होगा, उसको सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है। सेकेंड स्टेप होता है ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट। जो कंटेंट दिया गया है, जो विषय वस्तु है, वो वास्तव में किस तरीके से ऑर्गेनाइज है, उसको व्यवस्थित किस प्रकार किया जाना है, प्रेजेंटेबल फॉर्म में वो कैसे आएगी, इन सब के बारे में बात की जाती है। थर्ड स्टेप में इलस्ट्रेशंस, उसका आप उसको इलस्ट्रेट करते हो, उसके बारे में बताते हो, समझाते हो। फिर एक्सरसाइजेस के बारे में बात करते हैं, उसकी लैंग्वेज कैसी है, पर्टिकुलर टेक्स्ट में क्या लैंग्वेज यूज की गई है, वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, स्टूडेंट के लेवल के अकॉर्डिंग है या नहीं, वो सारी बातें की जाती हैं। इसके साथ ही फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक, अगर आप टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हो तो उसके फिजिकल एस्पेक्ट यानी देखने में कैसी दिखाई देती है, बाहर से कवर कैसा है, फॉन्ट कौन सा है, वो सारी बातें हैं वो इसके अंदर आती हैं। और साथ ही साथ आप चाहो अभी तो एनसीएफ 2005 से इसको रिलेट कर सकते हो कि एनसीएफ 2005 में जो बातें कही गई हैं क्या वो बातें इसके अंदर आ रही हैं, इस टेक्स्ट बुक के अंदर आ रही हैं, ये भी एक पॉइंट आप ले सकते हो। क्योंकि एनसीएफ 2005 चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच पर बेस्ड है, जो स्टूडेंट के अंदर नॉलेज के कंस्ट्रक्शन की बात करता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। तो आजकल की जो टेक्स्ट बुक हैं वो सारी की सारी एनसीएफ 2005 पर बेस्ड होनी चाहिए। तो जब आप कंटेंट एनालिसिस किसी बुक का या किसी चैप्टर का करते हो तो ये कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ते हैं, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ते हैं, जिनके आधार पर हम किसी भी टेक्स्ट का या फिर किसी टेक्स्ट बुक का कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं फॉर्मेट के बाद में कि वास्तव में क्या अगर आपने किसी टेक्स्ट बुक का एनालिसिस किया है, चाहे वो किसी भी उससे रिलेटेड हो, अब मैंने यहाँ पर जो ली है टेक्स्ट बुक, ये एनालिसिस लैंग्वेज का भी हो सकता है टेक्स्ट बुक का, साइंस की टेक्स्ट बुक भी हो सकती है, मैथमेटिक्स की भी हो सकती है, सोशल साइंस की भी, कोई भी टेक्स्ट बुक हो सकती है। मैंने जो एग्जांपल लिया है वो साइंस की टेक्स्ट बुक का लिया है और उसी को समझाने की कोशिश की है कि आप एक एग्जाम्पल लेते हुए हर सब्जेक्ट के साथ उसको रिलेट कर सकते हो, उसी के आधार पर आप अपने पर्टिकुलर बुक का कंटेंट एनालिसिस कर सकते हो। तो यहाँ जब मैं साइंस के बुक के कंटेंट एनालिसिस की बात कर रही हूँ तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा टाइटल ऑफ द बुक, बुक का टाइटल क्या है। दूसरे नंबर पे मुझे बात करनी पड़ेगी ईयर एंड प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, कौन से सन में उसको प्रकाशित किया गया, कहाँ से प्रकाशित हुई, उसके पब्लिशर कौन है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उसको पब्लिश कराया गया है, इसी के साथ साथ किस स्टेज के लिए वो बनाई गई है, प्राइमरी लेवल की है, अपर प्राइमरी लेवल की है, सेकेंडरी लेवल की है, सीनियर सेकेंडरी लेवल की है या कॉलेज लेवल की है या आपके टीचर ट्रेनिंग कोर्स की है, किस लेवल की है वो बुक, उसकी स्टेज हमें डिसाइड करनी पड़ती है। साथ ही साथ किस क्लास के लिए वो बनाई गई है ये हमें बताना होता है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस उस पर्टिकुलर बुक के अंदर कितने हैं इसके बारे में बताना होता है। टोटल नंबर ऑफ लेसन्स कितने हैं उसके बुक के अंदर वो हमें बताना होता है। और साथ ही साथ लास्ट में हमें बताना होता है कि वास्तव में वो उसकी प्राइस क्या है, कितने रुपए की पड़ेगी वो एक किताब, या मार्केट में कितने रुपए में अवेलेबल है। तो अगर ये सारी चीजें आप किसी भी बुक के बारे में बता रहे हो तब आप उस बुक का टेक्स्ट बुक एनालिसिस कर सकते हो।
या कंटेंट एनालिसिस कर सकते हो। अब सबसे पहला पॉइंट था हमारा फिजिकल एस्पेक्ट। जब हम फिजिकल एस्पेक्ट देखते हैं बुक के, तो हमें ये देखना होता है कवर पेज कैसा है, कवर पेज कलर्ड है, अट्रैक्टिव है या नहीं है, अगर ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं है, अगर अट्रैक्टिव है तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेट करता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल साइंस की अगर मैं बुक ले रही हूँ कंटेंट एनालिसिस के लिए, तो उसमें जो डायग्राम बाहर बने हुए हैं वो अट्रैक्टिव बने हुए हैं या नहीं, साइंस की एक्टिविटीज को शो करते हैं जो उस चैप्टर के अंदर आने वाली हैं, उनसे रिलेटेड है या नहीं, ये सारी चीज देखी जाती है। दूसरा, क्वालिटी ऑफ पेपर, पेपर की क्वालिटी कितना है, कैसी है, प्रॉपर क्वालिटी का पेपर है या नहीं, बहुत पतला तो नहीं है, बहुत ज्यादा मोटा तो नहीं है, ग्लॉसी है, रफ है, कितने जीएसएम का पेपर है, वो सारी हम इसके अंदर लिखते हैं क्वालिटी ऑफ पेपर के अंदर। थर्ड बात पे हम जो फिजिकल एस्पेक्ट में थर्ड पॉइंट लेते हैं वो होता है क्वालिटी ऑफ बाइंडिंग, किस तरीके की बाइंडिंग है बुक की, जो बाइंडिंग की गई है हार्ड बाउंड है या पेपर बाउंड है, तो किस तरीके की बाइंडिंग है उसकी। इजीली जो है वो बहुत हैवी बुक है आपके लिए, हार्ड बाउंडिंग में है, जो भी आप उसकी बाइंडिंग से रिलेटेड कौन सी बातें हैं वो इसमें हम लिखते हैं। नेक्स्ट, फॉन्ट साइज यूज्ड इन एंड इट्स अप्रोप्रिएटनेस, किस फॉन्ट साइज को यूज में किया गया है उस बुक के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्राइमरी लेवल के लिए कोई बुक का एनालिसिस कर रहे हो तो उसमें फॉन्ट साइज बड़ा होगा छोटे बच्चों के हिसाब से, क्योंकि उन्हें बड़े बड़े जो अल्फाबेट्स होते हैं या बड़े बड़े जो अक्षर होते हैं वो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आते हैं और अट्रैक्टिव वे में वो उनको समझ पाते हैं। इसलिए फॉन्ट साइज जो है वो कितना अप्रोप्रिएट है उस पर्टिकुलर लेवल के अकॉर्डिंग, वो हमने देखना होता है जब हम फिजिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं। अगर आप सेकेंडरी लेवल की बात कर रहे हो तो फॉन्ट साइज जो प्राइमरी है उससे कंपैरेटिवली छोटा ही होगा, डायग्राम भी होंगे। तो फॉन्ट साइज जो है वो इस बात पर निर्भर करता है कि वास्तव में वो किस लेवल के लिए बुक बनाई गई है, प्राइमरी लेवल के लिए है या अपर प्राइमरी या सेकेंडरी, किस लेवल के लिए वो बुक है, वो अप्रोप्रिएटनेस हमें इसमें देखनी होती है। इसके बाद लेआउट ऑफ टेक्स्ट, किस तरीके का लेआउट है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, वो जो लेआउट होता है वो सारी चीजें फिजिकल एस्पेक्ट के अंदर ये पांचों पॉइंट हम कंसीडर करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, ये एक एग्जांपल है, ये 9th क्लास की टेक्स्ट बुक का लिया है मैंने। अब ये जैसे हमने फिजिकल एस्पेक्ट की बात कही तो मैं इसको देख के बता सकती हूँ कि हाँ इसमें पीछे सोलर सिस्टम बना हुआ है और साथ ही साथ साइंस की बुक है, इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट जैसे हाइड्रोजन, आयरन, ये भी लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और ये सोलर सिस्टम पीछे बना हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक्सपेरिमेंट करते हुए ये सेल स्ट्रक्चर, ह्यूमन सेल या प्लांट सेल के बारे में भी बात की गई है, सोलर एनर्जी या सोलर रेडिएशंस की भी बात की गई है, हो सकता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में भी बात की गई हो। तो ये कुछ डायग्राम है जिसके आधार पर बताएं हाँ वास्तव में ये साइंस की बुक है और ये 9th क्लास के लेवल की है। ये मैंने इसके फिजिकल एस्पेक्ट के थ्रू बताया इसके कवर को देखते हुए। अब आगे बात करते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन। फिजिकल एस्पेक्ट के बाद और क्या बात आती है, तो फॉर्मेट हम पहले ही देख चुके थे। सबसे पहला था टाइटल ऑफ द बुक, टाइटल साइंस की बुक है, क्लास 9th की बुक है। ईयर ऑफ पब्लिकेशन फरवरी 2017 का था ये एडिशन जो मैंने इसमें लिया है, और ईयर ऑफ फागुन 1938, ये हिंदी में तिथि लिखी हुई है कि फरवरी 2017 में प्रिंटेड है, ये फागुन जो महीने हैं, और 1938 ये दिया हुआ है इन्होंने पूरा इसका इंट्रोडक्शन। अब प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिकेशन डिवीजन श्री अरबिंदो मार्ग, न्यू दिल्ली। कहाँ से पब्लिश हुई है, कौन सी जगह से हुई है, पब्लिकेशन डिवीजन है श्री अरबिंदो मार्ग, न्यू दिल्ली में। लेकिन इसके पब्लिशर कौन है, द सेक्रेटरी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की किताब है। पब्लिशर या ऑर्गेनाइजेशन कौन है, एनसीईआरटी। स्टेज यानी सेकेंडरी लेवल की बुक है, क्योंकि 9th 10th सेकेंडरी लेवल पे आता है, तो सेकेंडरी लेवल की बुक है, क्लास 9th की बुक है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस इसमें 218 हैं, 218 पेज हैं। टोटल लेसन्स जो हैं वो फिजिक्स के 5 चैप्टर हैं, है ना, और चैप्टर 8, चैप्टर 12 जो भी हैं वो आपने यहाँ लिख दिए कि कौन कौन से चैप्टर में पर्टिकुलर फिजिक्स के एस्पेक्ट पे देख रही हूँ। जैसे अगर इसको, तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स लिखोगे तो टोटल आ जाएंगे कि 20 चैप्टर हैं या 22 चैप्टर हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर अगर केवल फिजिक्स के ही चैप्टर देखे हैं तो टोटल लेसन ऑफ फिजिक्स कितने, फिजिक्स के लेसन कितने हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिया। कौन कौन से चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है फिजिक्स का, चैप्टर नंबर 8 है फिजिक्स का, चैप्टर नंबर 12 है। इसकी प्राइस कितनी है, 135 रुपए। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि कवरेज ऑफ सिलेबस इन द टेक्स्ट बुक एंड लिंकेज ऑफ सिलेबस विद द टेक्स्ट। ये सिलेबस से किस प्रकार है लिंक और कितना कवर कर रहा है सिलेबस को।
फिजिक्स पार्ट जो है वो मोशन, फोर्स और लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, साउंड, ये कुछ चैप्टर इसके अंदर दिए गए फिजिक्स पार्ट के अंदर, विच इज अप्रोप्रिएट एट दैट दिस लेवल, जो क्लास 9th के लेवल के अकॉर्डिंग है। द कंटेंट इज ऑल्सो इंटीग्रेटेड टू अदर सब्जेक्ट, और इसमें जो विषय वस्तु ली गई है वो दूसरे विषयों के साथ सह संबंधित भी है। यानी इसमें जो एग्जाम्पल्स लिए गए हैं या जिस लैंग्वेज को यूज करके उन्होंने अपनी बात को कहा है वो अदर सब्जेक्ट के साथ भी इसके रिलेशन को बताती है, डेली लाइफ से इसको रिलेट करने की कोशिश करती है। ये मैंने टेक्स्ट बुक जो सिलेबस की कवरेज की बात है वो की है कि कौन कौन से चैप्टर्स इसके अंदर आ रहे हैं। दूसरा है पिक्चर, एग्जाम्पल, एक्सरसाइजेस आर रिलेटेड टू द थीम्स ऑफ द चैप्टर्स। जिस हिसाब से चैप्टर है, जो चैप्टर जिस चीज पर बेस्ड है, जैसे एनर्जी पर या वर्क पर बेस्ड है या मोशन पर बेस्ड है, फोर्स पर बेस्ड है या ग्रेविटेशन पर बेस्ड है, जिस भी थीम के ऊपर चैप्टर बेस्ड है उसी से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के पिक्चर्स दिए गए हैं, इमेजेस दी गई हैं, एग्जाम्पल्स बताए गए हैं, रिलेटेड एक्सरसाइजेस दी गई हैं। देयर आर मेनी ओपन एंडेड क्वेश्चंस विद एग्जाम्पल्स टू इन्वॉल्व लर्नर इन क्लासरूम। इसके साथ ही साथ जो है एग्जाम्पल्स के साथ ओपन एंडेड क्वेश्चंस दिए गए हैं ताकि आप उनको रिलेट कर पाओ क्लासरूम टीचिंग लर्निंग को डेली लाइफ के साथ में। साइंस के कॉन्सेप्ट जो है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट जो है, आप उसको डेली लाइफ के साथ लिंक कर पाओ, इसके लिए उन्होंने ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वो दे रखे हैं। द काइंड ऑफ पिक्चर्स विच आर शोन आर रेलिवेंट टू द टॉपिक। जिस तरीके की उसमें इमेजेस दिखाई गई हैं, फोटोज दिखाई गई हैं, वो टॉपिक से डायरेक्टली रिलेट करती हैं। The syllabus also explains the natural phenomena occurring around us. सिलेबस जो है वो हमारी जितनी प्राकृतिक घटनाएं हैं जो हमारे आसपास होती हैं उन सबका पर्याप्त रूप से विवरण करता है। ये एक स्टेटमेंट जो है वो इसको लिंक करते हुए सिलेबस कैसे सिलेबस से कनेक्टेड है उससे रिलेटेड ये कुछ लाइंस जो है हमने बताई हैं उस बुक की, जो मैंने क्लास 9th की बुक का एग्जाम्पल आपको बताया था उसकी। अब आगे बात करें तो लैंग्वेज देखते हैं। लैंग्वेज और अप्रोप्रिएटनेस कितनी है। द लैंग्वेज यूज्ड इन टेक्स्ट बुक इज इजी टू अंडरस्टैंड, ल्यूसिड, सिंपल एंड प्रिसाइज। कम शब्दों में, सरल भाषा में समझने योग्य भाषा का प्रयोग किया गया है। जो विषय आपकी बुक के अंदर, जो टेक्स्ट बुक के अंदर जो भाषा लिखी गई है वो आसानी से समझ में आती है, सिंपल है, कम शब्दों में बात को कहा गया है। इसमें जो वर्तनी ली गई है, वोकैबुलरी है साइंस टेक्स्ट बुक की, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को फैसिलिटेट करती है, बढ़ाती है। सही वर्तनी का प्रयोग किया गया है। सब्जेक्ट मैटर इज इंटरेस्टिंग एंड फ्लेक्सिबल। जो विषय वस्तु उसमें दी गई है वो इंटरेस्टिंग है, साथ ही साथ उसमें लचीलापन है जिसमें आप अपनी क्यूरियोसिटी के अकॉर्डिंग, अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग उसमें आप एग्जाम्पल्स को ऐड कर सकते हो। इट इज कनेक्टेड विद प्रीवियस नॉलेज, ये हमारे पूर्व ज्ञान से संबंधित है। एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड कंटेंट फॉर फर्दर थिंकिंग टू कनेक्ट इट टू नेक्स्ट लेवल। लेकिन साथ ही साथ ये पूर्व ज्ञान से तो संबंधित है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ इसमें ये भी क्षमता है कि ये हमें एक लेवल और हमारी थिंकिंग को आगे बढ़ाए, ताकि हम अपने जो नॉलेज है उसको और ज्यादा बढ़ा सकें, एक लेवल आगे सोच सकें। इट प्रमोट स्टूडेंट रिफ्लेक्शन, इसमें स्टूडेंट को रिफ्लेक्ट करने के, उसको अपने विश्लेषण करने के उसके पर्याप्त अवसर दिए गए हैं। स्कोप टू गो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक एंड कनेक्ट लर्निंग विद चिल्ड्रंस डेली लाइफ्स, ये विद्यार्थियों की डेली लाइफ से उसको लिंक करती है साइंस को। सफिशिएंट और रेलिवेंट एग्जाम्पल इसके अंदर दिए गए हैं। टेक्स्ट बुक हेल्प इन सस्टेनिंग चिल्ड्रंस इंटरेस्ट एंड एंगेज देम इन लर्निंग। ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने यहाँ लिखे हैं ये सारे उस टेक्स्ट बुक को लैंग्वेज और अप्रोप्रिएटनेस के पॉइंट के आधार पर डिस्क्राइब करने के लिए लिखे गए हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि टेक्स्ट बुक जो है वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट को सस्टेन करती है, बनाए रखती है और उनको लर्निंग में एंगेज करती है। इसी के साथ साथ इसमें जो एक्टिविटीज दी गई हैं, एक्टिविटीज गिवन इन द साइंस टेक्स्ट बुक एनकरेज एंड इंश्योर ईच चाइल्ड्स पार्टिसिपेशन, ये हर एक बच्चे के पार्टिसिपेशन को एनकरेज करती है। और जो साइंस टेक्स्ट बुक है ये बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग है, अप्रोप्रिएट है। तो ये कुछ मैंने कंक्लूजन इसके आधार पर निकाला है। तो अगर हम ओवरऑल ऑब्जर्वेशन देखते हैं अपनी इस 9th क्लास की टेक्स्ट बुक का, या टेक्स्ट बुक एनालिसिस हमने जो किया, कंटेंट एनालिसिस जो हमने किया, तो उस पर हम ये देखते हैं कि
Content of textbook for children with special need could have been more beneficial if we talk about inclusive education. अगर इसके अंदर स्पेशल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स उनके लिए भी कुछ प्रोविजंस होता तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ एक बहुत अच्छा एक स्टेप होता. There are less of necessary examples, pictures and figures. More of it may be added for better clarity. इसमें अभी जो डायग्राम है वो अप्रोप्रिएट तो है, लेकिन वो कंपैरेटिवली कई चैप्टर ऐसे हैं जिनमें कम है, फोटोज भी कम दिए हुए हैं, फिगर्स कम बनाए हुए हैं. तो अगर हम उनको और ऐड करते हैं तो इसको और अच्छा बनाया जा सकता है. ये कुछ सजेशंस जो हैं वो हमने ओवरऑल ऑब्जर्वेशन के आधार पर दिए हैं. तीसरा जो सजेशन है, इफ टॉकिंग अबाउट फिजिकल एस्पेक्ट, अगर हम इसके फिजिकल एस्पेक्ट को देखें तो कवर ऑफ बुक में भी लैमिनेटेड विद थिन लेयर ऑफ पॉलिथीन ऑफ फॉर प्रोटेक्शन. इसका जो कवर है वो पॉलिथीन से लैमिनेटेड नहीं है तो उसकी फटने के चांसेस या उसके गीला होने के चांसेस भी रहते हैं. तो इसके ऊपर अगर पॉसिबल हो तो एक पतली लेयर पॉलिथीन की चढ़ी हुई होनी चाहिए, लैमिनेटेड होनी चाहिए, ताकि इसकी प्रोटेक्शन की जा सके, इसको प्रोटेक्ट रखा जा सके, फटने से बचाया जा सके, साथ ही गीला होने से भी बचाया जा सके. तो ये कुछ ऐसा उपाय किया जा सकता है. द सिलेबस इज क्वाइट लेंदी, बहुत लेंदी सिलेबस को कवर करती है ये किताब. द कोर्स एनकरेजेस लर्निंग बाय डूइंग, इसमें जो एक्टिविटीज हैं वो स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी को जनरेट करती हैं, उनमें कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को बढ़ाती हैं, क्योंकि ये लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल पर बेस्ड है. ओपन एंडेड क्वेश्चंस दिए गए हैं, ओपन एंडेड एग्जांपल्स दिए गए हैं, ओपन एंडेड एक्टिविटीज दी गई हैं जिनको स्टूडेंट्स करके देख सकते हैं. तो ये लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल को फॉलो करती है. द कोर्स इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, तो एक तरीके से ये कोर्स को पूरी तरह से कंप्लीटली सेटिस्फाई करती है. ये हमारा कंटेंट एनालिसिस हमने उस पर्टिकुलर 9th क्लास की साइंस के बुक के आधार पर लिखा है. तो जब आप अपनी किसी टास्क को करते हो या आपको जो टास्क दिया गया है कंटेंट एनालिसिस करने के लिए, चाहे वो बुक का हो चाहे पर्टिकुलर चैप्टर का हो, तो उसके लिए आपको इसमें जो मैंने स्टेप बताए हैं वो स्टेप फॉलो करने हैं. उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना ऑब्जर्वेशन इसमें लिखना है, उन्हीं पॉइंट्स के आधार पर, जिसमें फिजिकल एस्पेक्ट आएंगे, उसकी लैंग्वेज से रिलेटेड बात आएगी, उसमें जो कंटेंट है, अगर आप कॉन्सेप्चुअल कर रहे हो तो किसी पर्टिकुलर टर्म को कितनी बार यूज किया गया है, अगर आप रिलेशनल कर रहे हो तो क्या रिलेशन है उन टर्म्स का आपस में, इन सब के बारे में आप अच्छे से विस्तार से बताते हुए अपना कंटेंट एनालिसिस कर सकते हो. तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसपे हमने बात की कि हम किस तरीके से किसी भी पाठ्य के अंदर जो विषय वस्तु है उसका विश्लेषण कर सकते हैं, या किसी भी पुस्तक का जो है पुस्तक का विश्लेषण कर सकते हैं, और उस आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिन बिंदुओं को हम देखकर चल रहे थे या जिन बिंदुओं के आधार पर हम रिसर्च कर रहे थे, जिनको हम देखना चाह रहे थे, वो किस लेवल पर उसमें प्रेजेंट हैं और क्या उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या वो अप्रोप्रिएट है. इस आधार पर आप सजेशंस भी दे सकते हैं. तो ये आज का हमारा टॉपिक था. मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपकी समझ में आया होगा. अगर आपको वीडियो समझ में आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. दूसरे किसी टॉपिक के साथ जल्दी ही मुलाकात होगी. धन्यवाद.